टीएस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक मॉडल पेपर लिया है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। ये इसलिए है ताकि तुम लोगों को परीक्षा में जाने से पूर्व थोड़ा पेपर की कैसा आएगा थोड़ा अभ्यास करा दें। तो इसको देखते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नोट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और जिसमें किसमें कितने खंड करने हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो जैसे आखंड बहुविकल्प है तो 1 अंक के हैं। खंड बा में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी 1 अंक के हैं। खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के हैं जो 2 अंक के हैं। खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के हैं जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड या में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के 4 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों जो आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना होगा, मतलब इसमें ऑप्शन होंगे अथवा करके, तो उस चीज़ को हम समझ लेंगे अच्छे से पेपर को, क्योंकि हमें पेपर अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब इसका आखंड शुरू करते हैं और देखते हैं मॉडल पेपर क्या कह रहा है। और तुम लोगों का पेपर भी है 6 तारीख को, कल 2 बजे से, तो थोड़ा एक बार ज़रूर देख कर जाएँ ताकि पेपर हम अच्छे से करके आएँ और अच्छे नंबर आएँ। तो प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा होगा आपको पहला प्रश्न। तो लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से जो तुम्हें आता है, मतलब पहले विकल्प उस पर ही टिक करना है। नहीं आता है तो लास्ट में सोच समझ के करें, कर कर जरूर आएँ, क्योंकि विकल्प छोड़े नहीं, छोड़ने पर आपको ही परेशानी होगी, आपके ही नंबर कम हो जाएंगे। तो जैसे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न 2 है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F वेक्टर है। तो इस तरह से इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमें देखना है कि ये क्या है। तो ये इस प्रमेय जो है विद्युत चुंबकीय है, तो इसमें लॉरेंज बल लगेगा। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो इससे मिलाकर देखें कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो हम देख रहे हैं, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला ठीक हो रहा है, क्योंकि इसमें क्यू वी बी आ रहा है, ये देखो। तो इस तरह से इसका ये सही ऑप्शन है। इसी तरह से अगला विकल्प है, यदि ई वेक्टर तथा वी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों। एक दिया है वैद्युत चुंबकीय सदिश और दूसरा है चुंबकीय सदिश। तो वैद्युत मतलब जो वैद्युत की बात कर रहा है वो ई की बात कर रहा है, चुंबक की बात कर रहा है वो वी की बात कर रहा है। तो ई वी दोनों सदिश है, मतलब वेक्टर लगा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होंगी। संचरण की दिशा मतलब सी। तो सी में ये जो प्रकरणें होती हैं वो इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं, पहले ई फिर बी फिर ई फिर बी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ई क्रॉस बी इसका जो आंसर है वो ठीक होगा, ये वाला। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लिखा है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है। पहले तो हम ये देखेंगे हमें दिया क्या है। तो लेंस की क्षमता दे रखी है, मतलब P दे रखा है, तो हम P बराबर लिख लेंगे, फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, मतलब संयुक्त कह रहा है, दोनों को जोड़ लेना है। अब हमारे पास P1 का मान कितना है 4 डायोप्टर, P2 का कितना है इतना। तो हम अगर इसे सॉल्व करें तो हमें देखेंगे, इसका लगा देंगे 4 और ये प्लस है, लेकिन ये यहाँ पर प्लस लगा लो चलो। और उसके बाद यहाँ पे क्या है -2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता क्या में नापते हैं डायोप्टर्स में। तो यहाँ पर P बराबर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 डायोप्टर, यानी D लिख देंगे। अब इसमें ये चेक करें कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए अभी तो हमें नहीं, तो हमें क्या करना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला आप देख सेंटीमीटर में होता है, तो वो होता है F स्मॉल f बराबर 100/P।
ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं, हम इसको इसकी जगह पर, इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए अब P का मान हमारे पास कितना है, P का मान है 100, तो हम लिखेंगे बराबर, और ये हमारे पास P का मान है यानी कि 2D हमने भी सॉल्व करके निकाला, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, और ये 2 पंजे 10, 0 का 0, तो ये हमें प्राप्त हो गया 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए था, तो सेंटीमीटर में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो 50 और -50, तो 25 सेंटीमीटर भी और -25 सेंटीमीटर, तो कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, भ्रमित होकर इसको लगा दें। लेकिन जब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तभी हमें पता लगता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं उन्हें हमें सॉल्व भी करना है, क्योंकि ऐसे तुक्के लगाने नहीं हैं। तो इस तरह से ये 4 विकल्प। अगले विकल्प देखते हैं कि क्या है। तो पेज पलट लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिससे निरोधी विभव होना चाहिए। तो हमें इसमें निरोधी विभव बताना है। अब इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो इसमें हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक, तो जो ये फोटोन प्रकाश का विद्युत प्रभाव से लिया गया है, तो हमें ये चैप्टर्स देख लेना है कि कौन से है। तो इसका फॉर्मूला होता है यानी गतिज ऊर्जा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर, और इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारा निरोधी विभव, ये आपस में इसका फॉर्मूला होता है। तो अब V0 जो है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा ये वाली दे रखी है, तो अधिकतम ऊर्जा इतनी है। अब ये वाली पता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितनी दे रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 यानी EB बराबर, ये E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर V0 कितना है, V0 हमारा है, क्योंकि V0 हमारा पता नहीं है, वो हमें याद करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम E से E को काट दें और विभव, तो ये हमारे पास मिल गया V0 बराबर 4V, यानी कि V का मतलब वोल्ट, तो इसमें 4 वोल्ट देखें कौन सा है, तो 4 हमें काय में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स, क्योंकि यहाँ पे इसको काट लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि V0 है हमारा निरोधी विभव, तो निरोधी विभव जो आया है वो हमारा आया है यहाँ पर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न है पी टाइप। तो पी टाइप में आपको पता ही है, पी टाइप में होते हैं हमारे कोटर और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमें एन टाइप अगर चाहिए होता तो चार का संयोजक बंद बनता है, और पी टाइप में 3 यानी एक एक्स्ट्रा रहता है एल्युमिनियम, तो इसमें कोटर धनात्मक की तरह काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए एक शुद्ध जर्मेनियम मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो शुद्ध अपद्रव्य मिलाया जाने वाला जो होता है वो होता है एल्युमिनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर यानी खंड हमारा अगला शुरू होता है वाह खंड में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का। तो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो हमें विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक लिखना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमने टाइम थोड़ा कम लगे, इसके लिए हमने थोड़ा तैयार कर लिया पहले से ही। तो ये क्वेश्चंस है, तो इसका ये आंसर आया। तो इसमें हम देखेंगे, अच्छा ये हो गया, तो ये रहा। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, तो उत्तर इस प्रकार, तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ। तो यहाँ सिग्मा जो है वो विशिष्ट चालकता है, और जो रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका जो मात्रक है वो होता है ओम मीटर इनवर्स है। इनवर्स का मतलब प्रति में, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रति ओम मीटर, तो ये दोनों बटे में रहेंगे, या ये 1/, कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो सीधे
समानांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। तो बल का व्यंजक लिखना है। तो इसके लिए भी देखो अगला क्वेश्चन है। तो इसका दिया है वायु तथा निर्वात के दो सीधे समानांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल फॉर्मूला होता है F/L बराबर म्यू नॉट 2 पाई I1 इंटू I2/R मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, जहां I1 व I2 तारों में प्रवाहित धाराएं तथा R तारों के बीच की दूरी है। जो स्मॉल r है वो तारों के बीच की दूरी है। तो इस तरह से एक नंबर में इस तरह से हमें इसका जवाब देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। जो 50 वोल्ट की बैटरी है उससे जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो इसके लिए हम देख लेंगे, हमें दिया है तो हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर में पहले लिखेंगे जो दिया है, हमने दिया है तो दिया है हमें देखेंगे प्रतिरोध, तो R दिया है तो R बराबर हमारे पास है 10 ओम। उसके बाद हेनरी, हेनरी को बोलते हैं हम L, जो बोलता है प्रेरकत्व। तो ये दे रखा है, ये भी कितना है 10H हेनरी। फिर है एक कुंडली में बैटरी यानी वोल्ट दे रखा है। तो वोल्ट B बराबर दिया है हमारे पास 50 वोल्ट, इसे लिख लेंगे 50 वोल्ट। फिर कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो हमें क्या बताना है, कुंडली में संचित ऊर्जा। तो कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है वो होती है U, और इसका फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 L I का स्क्वायर। अब हमारे पास देखो L का मान तो है लेकिन I का मान नहीं है। तो I का मान के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि ओम का नियम से, ओम का नियम होता है एक, तो हमें लिखना है ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है ओम का नियम, तो ये होता है B बराबर IR। अब यहाँ से देखो B भी हमारे पास, R भी है, तो I निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं I बराबर B/R। तो हम देखेंगे B/R, तो यहाँ पर I बराबर B का मान कितना है, B हमारा 50 वोल्ट, तो हम लिख लेंगे 50 वोल्ट। R कितना है, R है हमारा 10, 0 से 0 कट जाएगा। तो I बराबर हमें मिल गया 5 एम्पियर। तो हम इस तरह से लिख लेंगे 5 एम्पियर। अब हमें I मिल गया, हमें निकालना क्या है U। तो U निकालने के लिए क्या करोगे, हमारे पास तो U बराबर चल ही रहा है फॉर्मूला, तो हम इधर लिख लेंगे U बराबर 1/2 L I स्क्वायर। अब हमारे पास 1/2 L कितना है, L हमें दे रखा है, L है हमारा 10, तो हम लिख लेंगे गुणा में 10 इस तरह से। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा I कितना है, I अभी हमने सॉल्व करके निकाला है 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, इससे 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये 5 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 5 गुणा, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये हो जाएगा 25। अब 25 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125। और ये क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये आंसर इसका कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो क्रांतिक कोण हमने पढ़ा है n बराबर, फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin c। जो sin c जो होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर भी इसकी एक परिभाषा हम दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे लिखनी है। तो इस तरह से लिखना है, क्रांतिक कोण, संघन का मतलब होता है कांच। तो संघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल, विरल मतलब वायु माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है,
क्रांतिक कोण कहलाता है। मैंने अभी बताया था कि 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसका फार्मूला होता है n बराबर 1/sin c। तो इस तरह से इसको अच्छे से लिख देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु। अगला क्वेश्चन है ये वाला शुरू होता है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोहर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब तृतीय की बतानी है, तो हम ये देख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसका भी हमने लिख लेना है कि हमें क्या दिया है। तो हमें लिखना है हल, जैसे चाहो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे दिया है, तो दिया है हमें बोहर की प्रथम त्रिज्या यानी कि R1 मान लेंगे। तो R1 कितना दिया है, R1 दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब R2 पूछ लिया यानी R3, क्योंकि तीसरी कक्षा पूछी है, तो R3 हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से इसको आगे करना है। बोहर की nवीं कक्षा के लिए तो हम लिखेंगे बोहर की nवीं कक्षा के सूत्र से। तो बोहर की nवीं कक्षा का सूत्र होता है R n अनुक्रमानुपाती n²। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमें पहली और तीसरी की बात कर रहे हैं, तो पहली व तीसरी की बात कर रहे हैं, तो तीसरी हम ऊपर लिख लेंगे। तो R3/R1 बराबर, क्योंकि नहीं था, यहाँ पर हो जाएगा n3/n2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे हमसे किसका पूछा है, R3 का पूछा है, तो ये इसके साथ R1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R3 बराबर n3/n, इसको 1 कर लेंगे क्योंकि हम पहले का निकाल रहे हैं, पहली और तीसरी की बात। जैसे R1 है तो यहाँ पर 1, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और गुणा में आ जाएगा हमारा ये R1। अब हमारे पास जो मान दे रखे हैं वो लगा देंगे। तो हमने, क्योंकि n बराबर हमें पता नहीं है, तो n बराबर एक तो हो जाएगा 1, और एक हो जाएगा n बराबर यानी n3 बराबर 3, क्योंकि तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, पहली और तीसरी। तो हमारे पास देखो n1 का मान कितना है, n1 का मान 1 है, और n3 का मान कितना है 3। तो हम लिखेंगे 3/1 का होल स्क्वायर। और R1 हमें पहली कक्षा दे रखी है, कितना है सवाल में, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 9 से जो नंबर है इसमें हम गुणा कर देंगे एंगस्ट्रॉम में, इसका यानी कि एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो इससे इसकी हमने क्या कर देनी है, इसमें गुणा कर देनी है। तो गुणा करने पर हम देखेंगे 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 5 45, 46 47, और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे एंगस्ट्रॉम में। तो इतने दूरी ये आ जाएगी। तो R3 जो का मान जो होगा वो इतने एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम में, यानी लैम्डा का मान दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन या हल हम लिख लेते हैं, हल लिखेंगे, दिया है तो लैम्डा का मान दिया है, तो लैम्डा बराबर दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, और हमसे पूछा है त्वरक विभव, यानी कि V पूछ लिया, V मतलब विभव। तो त्वरक विभव का जो फॉर्मूला होता है, त्वरक विभव के सूत्र से, त्वरक विभव का सूत्र हमने लिखना है लैम्डा बराबर अंडर रूट में 150/b,
ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, बी का मान निकाल लेना है। तो हमने लैम्डा का मान लगाना है, तो लैम्डा का मान 1 एंगस्ट्राम में लगाया तो एंगस्ट्राम में रहेगा, और इधर अंडर रूट 150 बटे बी। अब दोनों पक्षों का वर्ग करें तो इधर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे 1 तो 1 ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं 150 बटे बी, और इसी हो जाएगा क्रॉस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 150 वोल्ट। तो इस तरह से इसका ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। तो अगला हमारा शुरू हो जाता है खंड, क्योंकि इस तरह से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, बहुत मेहनत से करने हैं, क्योंकि जब हम लिख कर आएंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे, बिना लिखे नंबर नहीं मिलते हैं। तो हमें इस पेपर को अच्छे से करना है, क्योंकि ये फिजिक्स का पेपर है थोड़ा, क्योंकि जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और साइंस में आपको पता ही होगा कि जितना सॉलिड लिखते हैं उतने सॉलिड अंक मिलते हैं। तो प्रश्न साखंड शुरू होता है, साखंड में लिखा है, ये क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ भी है, फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन है थर्ड, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर जिसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। अगर 6 ओम का एक तार, मोटा तार है, उसको खींचना है और उसकी लंबाई को दोगुनी कर देनी है, तो तार के नया प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो नया प्रतिरोध हमें बताना है कि नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन यानी कि हल लिखेंगे, दिया है तो हमें R1 दिया है, R1 बराबर 6 ओम, और R2 हमसे पूछा है, यानी कि नया प्रतिरोध हमारा क्वेश्चन मार्क है। लंबाई पहले कितनी है, मान लो L1 है, तो लंबाई L हो गई, फिर तार को खींच लिया गया तो लंबाई हो गई दुगनी 2L। तो इस तरह से इसमें अब हमें बताएं तार का तो मतलब जब तक तार नया प्रतिरोध नहीं बनाया उससे पहले का आयतन लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे तार का आयतन बराबर नया तार का आयतन। तो इस तरह से, तो पहले प्रतिरोध तो हम निकालना है, तो इसको लिखेंगे A1 L1 बराबर, दूसरे वाले को हमने नया है तो A2 L2। यहाँ से A2 का मान निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो क्या करना है, तो हमने सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, L का मान दे रखा है, तो हम लिखेंगे A1, L को L लिखेंगे अपन, क्योंकि L1 बराबर L है। अब A2 तो हमें पता ही नहीं है, चलो ऐसे लिख दो। अब L2 कितना है, L2 हमारा 2L है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2L। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि L से L कट गया, तो A1 बराबर A2 इंटू 2, गुणा का निशान लगा, ये बच गया। लेकिन हमें किसका A2 का मान निकालना है, तो A2 यहाँ से मिल जाएगा A2 A1 बटे 2, इस तरह से। तो देखते हैं हमारा A2 का मान आ गया है A1 बटे 2। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है R अनुक्रमानुपाती L/A। इससे तो इस सूत्र से हमने क्या करना है, मान निकालना है, तो R1 R2 तो निकालेंगे, तो R1 बराबर रो L1/A1। इसी प्रकार R2 निकालेंगे तो रो L2/A2। अब इसका हमने क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, तो हमने क्या लिखना है, R1 बटे R2 बराबर, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 बटे A1, और इसको पलट के लिख देंगे L2 इंटू A2।
अब हमारे पास जो मान है L1 और A1 A2 के मान लगा देंगे। तो हमने क्या करना है, R1 बटे R2 बराबर L1 का मान कितना है, L है, A2 का मान हमने अभी सॉल्व करके निकाला था, तो A2 का मान है A1 और बटे 2, और A1 को A1 रहने दो, और इधर L2, L2 हमें पता है कितना है, 2L। हम देख रहे हैं कि L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास R1 बटे R2 बराबर 1/2 इंटू 2 4। अब हमें पता है कि सवाल में R1 कितना दिया है, R1 दिया है हमारे पास 6, तो R2 बराबर R1 यानी 4R1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ से R2 बराबर लिखेंगे 4 इंटू 6, क्योंकि R1 का मान कितना है, 6 है, वो हमने लगा दिया यहाँ से। जब हम लगा दिया तो R2 बराबर 6 चौक कितना होता है, 24, और R क्या है, प्रतिरोध है, तो इसका मात्रा क्या हो जाता है, ओम। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चंस ऐसे करना था। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है, तो इस तरह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का नाम हम माना गया है। अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा पहले क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ये 2 नंबर का सवाल था। अब है अगला, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो हमें सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसके मान लेने हैं। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, अल्पतम विचलन कोण। इसको समझना है, अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन कोण यानी कि आर का मान दिया है, तो आर का मान दिया है 30 डिग्री। हमें बताया है कि एक फॉर्मूला होता है A/2 बराबर आर। तो इससे क्या करना है, हमें प्रिज्म कोण निकाल लेना है। तो प्रिज्म कोण के लिए, तो प्रिज्म कोण का निकाल लेना है, तो हमें ये देखना है कि क्या है। तो अब हमारे पास यहाँ से ए का मान निकालेंगे, तो ए हमारा प्रिज्म कोण होता है, तो हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 2r। जब ए बराबर 2r हो जाएगा, तो हमें ए बराबर, अब आर का मान ऊपर दिया है कितना है, 30, और 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो प्रिज्म कोण मतलब विचलन कोण भी मिल गया और प्रिज्म कोण भी मिल गया। पूछा क्या है, एन। एन जो होता है अपवर्तनांक, देखो सवाल में लिखा हुआ है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से। तो सूत्र में हमने लिखना है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2, अब पूरे के बटे आता है साइन a/2। अब हम देखेंगे हमारे पास जो जो मान है वो हम इसमें लगा देंगे, तो हमारे पास प्रिज्म कोण का मान भी है और हमारे पास विचलन कोण का मान भी है। तो हमने n का मान निकालना है, तो लिखेंगे n बराबर साइन, अब a कोण कितना है हमारा 60 है, तो हम लिख देंगे 60 प्लस डेल्टा एम कितना है 30, और बटे कितना हो जाएगा 2, और ये पूरे के बटे हम कितना लिखेंगे साइन, और ये हो जाएगा 60 बटे 2। अब इसे हम सरल करेंगे, तो हमारे पता है हमें कि आ जाएगा साइन, ये जोड़ेंगे 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, ऐसे इसको जोड़ेंगे, इसको काटेंगे, तो ये 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, तो हम इसको लिख देंगे साइन 30। अब हमें पता है, क्योंकि हमें जो टेबल होती है त्रिकोणमिति की, उससे इसके मान लगाने हैं, तो हमें साइन 45 का मान लगाना है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ऐसे ही साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2।
इसे हमने सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको अगर वैसे हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस तरह से एरो बना लेते हैं, इस तरह से, और ये। तो इसकी गुणा करेंगे तो हम 1 गुणा 2 हो जाएगा और नीचे √2 गुणा 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं तो इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, तो n का मान हमारे पास आ गया 2/√2। लेकिन हमने क्या करना है, इसका करनी बना लेनी है। करनी बनाने के लिए √2 से ऊपर 2 से नीचे इसकी गुणा करेंगे, ये 2 आएगा तो ये हो जाएगा n बराबर 2/2, और √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो n बराबर √2। तो ये उसका आंसर होगा। कितना आंसर आया, n बराबर √2। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। और फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान मात्रा, से हम शॉर्ट में बोलते हैं AMU, इसको एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए। मतलब हमें इसकी परिभाषा देनी है और इसका मान किलोग्राम, इसका मान हमें किस में, किलोग्राम में, तथा MEB जिसे बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। M का मतलब होता है जहाँ 10⁶ हो तो उसे हम M से शो करते हैं। तो इसका देखते हैं कि क्या है। तो गा वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। गा प्रश्न में तो हमने देखा है, क्योंकि इस प्रश्न को पढ़ेंगे परमाणु, तो परमाणु, इसका सॉल्यूशन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। यानी 1 AMU की तुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार 12 ग्राम होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक का भार होता है वो 12 ग्राम होता है, तथा इसे कैपिटल N परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, N परमाणु, जहाँ N अवोगाद्रो संख्या है। अतः कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12/N ग्राम होगा। 12/N ग्राम होगा। परिभाषा के अनुसार ये चूंकि का निशान है, 1 AMU बराबर 1/12 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो हमने एक परमाणु का द्रव्यमान कितना लिखा, 12/N, तो हम 1/12 पे लिखेंगे 12/N। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में है तो हमें पास बचेगा ये 1/N ग्राम। अब 1 ग्राम 1/N ग्राम में N जो होता है, N बराबर होता है 6.0 गुणा 10⁻23। तो हमने क्या करना है, इसका मान लगाना। तो ये इसलिए का निशान है। अब देखना है ये वाला जो निशान है वो फिर चूंकि का आ गया। 1 AMU बराबर 1/N, तो N का मान यहाँ से उठा के लगा देंगे तो 1/ इतना आ जाएगा, यानी 6.02 गुणा 10⁻23 बराबर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.6 गुणा 10⁻24 ग्राम। अब इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में क्या कर देंगे, 1000 से फिर भाग कर देंगे तो 3 पावर और जुड़ जाएंगी माइनस की। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। यही AMU तथा यानी AMU तथा किलोग्राम में संबंध है। यदि 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा डेल्टा E हो तो आइंस्टीन समीकरण से, तो आइंस्टीन की समीकरण हमने पढ़ी होगी, E बराबर mc²। यहाँ पर द्रव्यमान क्षति के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो डेल्टा E बराबर डेल्टा mc² से। तो यहाँ पर m का मान अभी निकाला है 1.6 गुणा 10⁻27, वो हमने यहाँ पे लगा देंगे। और प्रकाश, यहाँ पर c जो है प्रकाश की चाल है, होती है 3 गुणा 10⁸। तो इसको क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा 1.494 गुणा 10⁻10, क्योंकि ऊर्जा है तो इसका मात्रक
जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम एक इलेक्ट्रॉन से इसको जो भाग कर देंगे, तो हम लिखेंगे सेम मान जो है वही लिख देंगे, उसके बाद नीचे लिख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इससे भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.931 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 6 पावर 3 से हमने क्या करना है, काट देनी है, तो यहाँ पर हमारे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 पावर जो है मिलियन में, एम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेल्टा ई बराबर 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात एक एम यू यानी एक ए एम यू द्रव्यमान 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। इस तरह से इसका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो अगला सवाल फिर पढ़ते हैं। अगला सवाल है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 और तथा A2, A1 और A2 दो अमीटर लगे हुए हैं से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या होंगी यदि इनके परिपथ यदि इनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों। पीएन संधि डायोड आदर्श हों, तो ये वाला हमारा जो सिरा होता है वो हम देखते हैं, तो ये हमारा पी और ये एन होता है। तो इस तरह से इसमें प्रतिरोध लगा है, ये कितना है 5, बैटरी लगी है 2 वोल्ट की, और ये वाला प्रतिरोध भी 5 ओम है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन ये रहा। तो दिया है पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में है। पीएन संधि है वो, ये वाली जो संधि है वो उत्क्रम अभिनत में है, अतः इसका प्रतिरोध अनंत होगा तथा उस शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी। जब प्रतिरोध अनंत होगा तो पता नहीं धारा कितनी बड़ी है, तो इस तरह से उसका जो धारा होगी इसमें नहीं बहेगी। फिर लिखा है, चूँकि अमीटर A1 से मापी गई वैद्युत धारा I1 का मान बराबर 0 होगा तथा अमीटर A2 से मापी गई वैद्युत धारा I2 ओम के नियम से, तो हम लिखेंगे B/R से। तो विभव देख रखा है, बैटरी कितने लगी है 2 वोल्ट की, तो हम लिख देंगे 2, और R कितना है, R इस वाले में भी कितना लगा हुआ है हमारे पास 5। तो हम इसको जब I बराबर जब 2/5 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमने, क्योंकि यहाँ देखो 5 चौक 20 यानी पॉइंट लगाएंगे 0.5 4 आ जाएगा, तो 4 एम्पियर। तो इस तरह से ये एक एक नंबर और दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस थे। बाकी पेपर को रीड करते हैं कि आगे आपको पेपर कंटिन्यू कैसे करना है। तो चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन पेपर को समझते हैं, पेपर क्या है। पेपर में अगला खंड शुरू हो जाएगा। तो इसमें लिखा है खंड दा, इसमें प्रश्न नंबर दिया है 4 का। इसमें लिखा है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद उसको लिखना है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चंस करना है। उसके बाद दूसरा है खा, तो इसमें लिखा है अपवाह वेग की परिभाषा, जैसे अपवाह मतलब अनुगमन वेग जिसे बोलते हैं, तो वह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बारे में हमें पूरा अच्छे से बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का जवाब देना है। फिर लिखा है एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण का समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। नंबर 1 में इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि फोटोन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूटेरियम तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 पाँचों क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अगले प्रश्न 5 और ये प्रश्न 3 नंबर के हैं प्रत्येक क्वेश्चन। इसके बाद अगले में आएंगे, अगले में 5वें नंबर पे का है, का ही हम पूरा पढ़ लेंगे कि क्या है इस तरह से। उसके बाद खा खंड है, खा खंड LCR परिपथ से है जो पढ़ाया हुआ है अच्छे से। उसके बाद अगर इन दोनों में से लिखा अथवा लिखा हुआ है, अथवा का मतलब है इनमें से एक क्वेश्चन कोई करना है, या तो हम पहला तो करना ही करना है। उसके बाद खा खंड में से हमें जो है या तो खा वाला कर लें अगर हमें ये अच्छे से आता है, अगर ये वाला हमें नहीं आता है तो हम ये वाला कर लें। ये ट्रांसफार्मर से है, जिस परिणाम अनुपात द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो इस तरह से
फिर इन दोनों में हमें एक ऑप्शंस मिल गया, दोनों में से एक करना है। फिर उसके बाद ये देखना है गा खंड में पूरा मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग चरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये वाला हमें करना है। ये भी हमारा कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ये भी आपके पढ़ाए हुए से है, देख लेना इसको अच्छे से। फिर है तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें बताइए। तो संपोषी में और विनाशी व्यतिकरण, तो इसको संपोषी वो जो व्यतिकरण होते हैं उससे हम देख लेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ये वाले से एक विकल्प ही आया था, फोटोन उत्सर्जित ऊर्जा जो है हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन आंसर आया था विकल्प में भी दे रखा था, तो इसको अच्छे से तैयार कर ले। उसके बाद अगला खंड शुरू होगा जिसमें हमारा छठा प्रश्न शुरू होगा, वो हमारा होगा 5 नंबर का। तो हमें इसमें खंड जो हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। इसमें स्थिर वैद्युत की तथा गाउस की प्रमेय लिखिए। गाउस की प्रमेय को अच्छे से लिखना है। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये डेरिवेशंस आपको अच्छे से देना है। उसके बाद आगे देखते हैं पेपर। फिर इसके बाद इसमें अथवा में है अगला क्वेश्चन, छठे का ही एक अथवा दे रखा है। तो छठे में से अथवा में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो या तो अगर हमें वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताओं का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। परावैद्युत मतलब अचालक। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, सात में भी 2 क्वेश्चन हैं, अथवा में कोई एक कर सकते हो। इसमें पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नामांकित चित्र। इसमें हमें चित्र बनाना है, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा वाला देख लेते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन दोनों में से एक का जवाब देना है। अगला है 8वां। तो 8वें प्रश्न में से तो प्रश्न इसमें लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं। निम्नतम वाले में इतनी है, कितनी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक, और 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की भी दूसरी रेखाओं की तरंग दर। लाइमन और बामर की हमें दूसरी तरंग दर लेनी, यानी दूसरी, तीसरी, यहाँ पे दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरह से हमें इसको ज्ञात करना है। अगर लाइमन श्रेणी यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन हर हाल में आता ही है। अथवा पे लिखा है किसी नाभिकीय अभिक्रिया। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी क्या होते हैं। उसके बाद प्रश्न इन दोनों में से एक। फिर है नमा प्रश्न। तो पीएन संधि डायोड के लिए अग्र दिशिक तथा पश्च दिशिक यानी अग्र दिशा में और पश्चिम दिशिक में हमें जो है परिपथ आरेख खींचिए और 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। इनमें से हमें कर लेना है, एक अग्र अभिनति होती है, एक पश्च अभिनति। तो पीएन संधि डायोड के बारे में अच्छे से इसको लिख देना है। अगर ये नहीं है तो इसके अथवा वाला भी है। पीएन दोनों ही पीएन संधि डायोड यानी एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से अच्छे क्वेश्चन फंसते हैं, यानी वो भी 5-5 नंबर, यानी कि ये देख रहे हो आप 5 नंबर। तो 5 नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि जब हम एक नंबर से फेल हो रहे होते हैं तो हमें ये 5 नंबर बहुत मदद करते हैं। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के तरंग रूपों को दर्शाइए। तो इस तरह से ये आपका पूरा, इस तरह से फिजिक्स का पूरा पेपर आएगा जिसमें 9 प्रश्न होंगे, शुरू से लेकर नंबरिंग होगी, जिसमें हमारे 5 कहने का मतलब यानी विकल्प अगर हम फिर से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो हमारे जो 5 विकल्प आएंगे और बाकी पेपर इस तरह से होगा। आपको अच्छे से करना है, अच्छे से तैयारी करके जानी है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि तुम लोगों के 70 में से 70 नंबर आएँ। और आपको वीडियो कैसा लगा और पेपर हमने पूरी कोशिश की आपको थोड़ा समझाने की, क्योंकि हमारे पास समय भी कम होता है, क्योंकि हमें भी समय होता तो हमें लास्ट में पेपर इस वजह से बना रहे हैं ताकि तुम लोगों का थोड़ा मदद मिल जाए।
और आगे से हम कंटिन्यू प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक और अच्छे से अच्छे मदद की जाए। तो पेपर आपने अच्छे से करना है, अच्छे नंबर लाने हैं और पेपर छोड़ना नहीं है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपको पेपर बहुत अच्छे से करना है। तो इस तरह से इस पेपर को आपको कंप्लीट 70 में 70 नंबर लाने की कोशिश करनी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।